राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में पहली बार ऐसा सुनने को मिलेगा कि एक भाई अपनी बहन की शादी उजाड़ देता। बूढ़ा पिता अपनी जवान बेटी की शादी लगा लगा के परेशान था। कमलेश जी की उम्र अब 64 वर्ष हो चुकी थी। 4 वर्ष उन्हें स्कूल से रिटायर हुए हुआ था। वह एक स्कूल में चपरासी हुआ करते थे। उनका एक बेटा जिसका नाम सुमित था और एक बेटी जिसका नाम सोनालिका था। सुमित सोनालिका से बड़ा था। कमलेश जी बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझते थे। दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ाने भेजते थे। सुमित पढ़ाई में बहुत पीछे था। वहीं सुमित की बहन सोनालिका पढ़ने में बहुत ही होशियार, यहाँ तक कि वह पूरे क्लास में अव्वल नंबर पर आया करती थी। वहीं सुमित को बहुत चिढ़ हुआ करता था। लेकिन घर में कमलेश जी दोनों को बराबर सुविधाएं दे रखे थे। बेटा और बेटी दोनों के लिए एक ही ट्यूशन, पढ़ने का दोनों के लिए समय। धीरे धीरे दोनों स्कूल से कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में पढ़ाई भी खत्म हो गई। सोना ने पापा से बोला, पापा मुझे बीटेक करना है और आगे बढ़ना है। वहीं सुमित ने कहा अपनी माँ को, माँ अब तुम आगे सोनालिका को मत पढ़ाओ क्योंकि वह अब बड़ी हो गई है, कॉलेज खत्म हो गया है, उसकी शादी कर दो। आखिर उसके पढ़ाई में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? वह पढ़ लिख कर यदि कमाएगी तो उसका पैसा उसके ससुराल वालों को ही मिलेगा। उसके पीछे इतना पैसा खर्च करके आप लोगों को क्या मिलने वाला है? जो पैसे हैं बचत करके रखो, उसकी शादी में काम आएगा। माँ ने अपने बेटे की बात सुनकर सीधे जवाब दे दिया, तू तो पढ़ना चाहता नहीं, वह पढ़ना चाहती है तो उसके प्रतिबंध लगाता है। क्यों? पढ़ाई में प्रतिबंध लगाने का तेरा क्या मतलब? सुमित ने कहा, माँ मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आज के जमाने को अच्छी तरह से समझता हूँ। कल को कोई नाम खराब ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन माँ ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और सोनालिका को पढ़ने की इजाजत दे दी। इस बात से तो सुमित को और भी चिढ़ होने लगा था। सुमित हर वक्त सोनालिका के ऊपर नजर रखता और उससे कहता रहता कि देख, तू अपनी मनमानी से पढ़ने जा रही है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो देख लेना। यह सुन सोनालिका ने कहा, भैया तुम अपनी देखो, तुम्हारे बारे में मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरा छोड़ो, मेरी वजह से मेरे माता पिता पर कोई आंच नहीं आएगी। कमलेश जी चुपचाप बेटे की बात सुने जब उसने बहन को पढ़ने से रोका, अपनी पत्नी की बात सुने जब उसने अपने बेटे का विरोध करते हुए बेटी को पढ़ने भेजा। अब बेटी की भी बात सुन रहे थे जब बेटी भाई को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कमलेश जी सारे माहौल को देखते रह गए। देखते ही देखते सोनालिका बीटेक भी कर ली और अब कुछ साल गुजर गया था। सोनालिका का भाई सुमित बड़ा था, इसीलिए उसकी शादी की बात होने लगी। तो माँ ने कहा, आप सुमित की शादी मत ढूंढिए, उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया है कि वह एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम प्रवीता है, उसी के साथ वह शादी करना चाहता है। कमलेश जी जाकर उसके माता पिता से मिलते हैं। खानदान अच्छा था और लड़की भी कुछ पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वह शादी करने को राजी हो जाते हैं। आखिर उनका बेटा भी किसी काम का तो नहीं था, अब तक कोई नौकरी भी नहीं कर रहा था, कॉलेज करके छोड़ दिया था, पिता की कमाई पर ही चल रहा था। इसीलिए उन्होंने उसके बताए अनुसार लड़की से ही शादी कर दिया। लेकिन वह उसे कहते रहे कि शादी के बाद तेरा खर्च कौन उठाएगा, पहले तू नौकरी कर, उसके बाद शादी करना। माँ ने कहा, सुमित ने कई जगह पर नौकरी की अप्लाई कर दिया है, कहीं ना कहीं से तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी। बस एक बार शादी हो जाती है तो लड़का हो या लड़की अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लेते हैं। माँ के कहने पर सुमित की शादी हो जाती है। घर में प्रविता बहू बनकर आ जाती है और इधर सोनालिका की नौकरी लग जाती है। 70,000 उसकी महीने की तनख्वाह होती है। कमलेश जी अपनी बेटी की नौकरी लगते ही पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांट कर आए।
वहीं सुमित को यह देखकर बड़ी जलन हो रही थी। बेटी की वाहवाही हो रही थी और वहीं बेटे का बुराई। यही कहते, आखिर पढ़ाया तो दोनों को एक ही स्कूल से, पर देखो बेटी आसमान छू गई और बेटा जमीन की धूल चाटता रह गया। यह बातें सुमित को बिल्कुल जला देने वाली थी, लेकिन सुमित भी अपनी बहन को खुश करने के लिए उसे भी बधाई दिया। अब उसी घर में रहकर सोनालिका नौकरी करने लगी थी। उसने अपना एक अकाउंट भी बनवा लिया था। सारा पैसा उसके अकाउंट में आता। वह महीने के 10-5 हजार रुपए निकालती, या कि जब माँ कहती कि कोई जरूरत है तभी निकालती थी, वरना उसके पापा तो उसके पैसे की कभी जरूरत ही नहीं लिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटी तुम्हें मुझे पैसे लाकर दो, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है। इसीलिए सोनालिका के अकाउंट में काफी पैसे जमा हो रहे थे। इधर जब सोनालिका की भाभी प्रवीता कुछ दिन अपने ससुराल में आकर रही, तो उसे पता चला कि मेरी ननद इतना कमाती है, तो वह अपनी ननद के पैसे खाने के चक्कर में लग गई थी। सोनालिका तो घर का काम करने के बाद भी ड्यूटी जाती, अपनी माँ की मदद करती और प्रवीता कमरे में पति के साथ गप सराते लगाती बैठी रहती, क्योंकि सुमित भी बेरोजगार था, हमेशा घर पर ही रहता। वहीं उसकी पत्नी भी घर के कामों में पीछे हटती रहती। माँ ने सोचा था बहू आ जाएगी तो घर के कामों में मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। दोनों बहू बेटे बैठकर ससुर की कमाई खाने में मजे कर रहे थे। लेकिन प्रवीता बड़ी चालाक लड़की थी। वह अपनी ननद को मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखती थी। 6 महीना बीत चुका था। एक दिन प्रवीता ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए थे। अब तो प्रवीता को घर के कामों के लिए भी बोलना बंद कर दिए थे। वैसे भी पहले ही वह कौन सा काम करती थी, लेकिन जब से उसने खुशखबरी सुनाई थी तो सब उसका खास ध्यान रखने लगे थे। 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन प्रवीता ने अपनी ननद सोनालिका को कमरे में बुलाकर कहा, सोनालिका, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे बहुत सारे टेस्ट करवाने हैं। तुमको तो पता है ना कि तुम्हारा भाई घर पे बैठा रहता है, उसके पास कोई कमाई नहीं है, और मैं इस टेस्ट के लिए अपने मायके से पैसे मांगू वह तो अच्छा नहीं लगता, और फिर ससुर से कितने पैसे मांगू वह भी अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी मदद करोगी क्या? सोनालिका ने कहा, भाभी, इसमें कहने की क्या बात है, मेरे पास पैसे हैं तो घर में सबका अधिकार है। कितने पैसे चाहिए? प्रवीता तुरंत खुश होकर कहने लगी, मुझे 25 हजार रुपए दे दो। सोनालिका अपने अकाउंट में से 25 हजार रुपए निकालकर भाभी को दे दी। लेकिन जब वह पैसे दे रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। सोनालिका का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, दरवाजा बंद कर पूछने लगी, सोनालिका, तुमने अपनी भाभी को कितने पैसे दिए हैं? किस बात का पैसा दी हो? सोनालिका ने बताया, माँ, उसके कुछ प्रेगनेंसी के रिपोर्ट निकालने हैं, तो मैंने 25 हजार रुपए दिए हैं। कह रही थी कि पैसों की बहुत जरूरत है, तो माँ ने कहा, इस बार तो दे दिया, अब जो दोबारा पैसे मांगेगी तो मुझसे बात करना, मुझसे बिना पूछे तुम पैसे मत देना। सोनालिका ने हाँ कर दिया, लेकिन उसकी भाभी के मुंह पर अब पैसों की मिठास लग चुकी थी। महीना गुजरा कि एक दिन फिर से कहने लगी, सोनालिका, मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने को मन करता है, मुझे 10 हजार रुपए दे दो, अपने लिए कुछ फ्रूट वगैरह लाकर रखूं। अब जब इतने प्यार से भाभी प्रेगनेंसी में खाने का बहाना करके पैसा मांगेगी तो कौन मना करेगा। सोनालिका ने चुपचाप भाभी को 10 हजार रुपए लाकर दे दिया। 15 दिन गुजरे थे कि फिर से प्रवीता ने अपनी ननद से कहा, सोनालिका, ड्राई फ्रूट कितने महंगे आते हैं, तुमको तो पता है, और तुम्हारे भैया की हैसियत नहीं है कि मुझे खिलाए। डॉक्टर ने कहा है कि मैं काफी कमजोर हो चुकी हूँ, मुझे ड्राई फ्रूट और दूध खाने की जरूरत है, मुझे इस बार 20 हजार रुपए दे दो। सोनालिका ने अपनी भाभी को 20 हजार रुपए भी निकाल कर दे दिया। धीरे धीरे वह
हर महीने में कुछ ना कुछ पैसे मंगवाती रहती थी और उन पैसों से मौज करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसका नवा महीना भी आया। इस नवे महीने में प्रवीता ने सोनालिका के अकाउंट के आधे से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। जितना सोनालिका कमाकर खुद खर्च नहीं करती थी, उतना घर बैठे बैठे उसकी भाभी खर्च किया करती थी। सोनालिका एक दिन ड्यूटी गई हुई थी। उसकी माँ, पिताजी और भाभी भैया सब घर पर ही थे। सोनालिका के रिश्ते की बात करने पड़ोस के गांव से दो लोग आए हुए थे। उसके पापा कमलेश जी से बात कर रहे थे कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत समझदार हो गई है और मेरा बेटा भी डॉक्टर बन चुका है। मुझे पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है। मेरे बेटे ने ही बताया है आपकी बेटी के बारे में। यह सुनकर सोनालिका के पिता कमलेश जी कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है, आप डॉक्टर लड़के के पिता हैं और खुद चलकर रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे रिश्ता मंजूर है। तभी सामने आकर सुमित कहता है, पापा कैसी बातें करते हो? कुछ ही दिनों के बाद सोनालिका बुआ बनने वाली है। वह भी कुछ दिन बच्चों के साथ रहेगी। उसे भी अच्छा लगेगा। आप उसकी शादी कर देंगे तो वह अपने मायके का सुख क्या जानेगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है। यह कहकर वह चला गया। कमलेश जी ने कहा, बेटी के आने के बाद हम घर में चर्चा करेंगे। जैसा भी रहेगा आपको संदेश भिजवा देंगे। वह तो चले गए। लेकिन कमलेश जी अपने बेटे सुमित को बहुत डांटे। ऐसा मेहमानों के सामने कोई बात करता है? बाद में हम सारी बातें कर सकते थे ना। शाम को जब सोनालिका घर पर आई तो उसने सारी बात अपने पिता के मुंह से सुनी। डॉक्टर लड़का था। आखिर सोनालिका को भी पढ़ा लिखा ही घर चाहिए। सोनालिका ने मंजूरी कर दिया कि ठीक है, लेकिन उसके पिता ने कहा कि 2 महीने की बात है, एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम शादी की बात कर लेते हैं। उधर वह लड़का जो डॉक्टर था, उसका नाम राजीव था। वह सोनालिका को काफी समय से जानता था, क्योंकि जब सोनालिका कॉलेज में थी तो वह उससे 1 साल आगे था। उसकी खूबसूरती और उसकी समझदारी पूरे कॉलेज में फैली हुई थी, इसीलिए वह पहले से ही जानता था। उसने अपने पिता को सारी बात बताकर भेजा था और कह भी दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोनालिका से। लेकिन इन सब बातों से अनजान थी सोनालिका। और जब उसने शादी से हाँ कर दिया तो उसके पिता ने फोन लगाकर राजीव के पिता को बता दिया। सोनालिका के पिता का नंबर राजीव के पिता के मोबाइल में था। एक दिन राजीव के पिताजी घर पर नहीं थे। उन्होंने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। राजीव फोन लगाया तो सोनालिका ने फोन उठा लिया। सोनालिका की आवाज राजीव पहचान गया और बताया अपने बारे में। तो सोनालिका पहले शर्माई, फिर उससे खुलकर बातें करने लगी। अब राजीव ने अपना पर्सनल नंबर सोनालिका को दे दिया था। फिर अब दोनों की बातें भी होने लगी थी। लेकिन जब सुमित और उसकी पत्नी प्रवीता को पता चला कि सोनालिका की शादी हो जाएगी और वह अपने ससुराल चली जाएगी, प्रवीता ने सोच लिया था कि शादी तो मैं इसकी नहीं होने दूंगी, वरना मेरा सब कुछ खर्चा पानी बंद हो जाएगा। मैं नौकरी नहीं करती, मुझे घर बैठे हर महीने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन जब यह अपने ससुराल चली जाएगी तो मुझे थोड़ी ना पैसे देगी। एक दिन प्रवीता ने अपनी सहेलियों को अपने घर पर बुलाया था। प्रवीता का 8वां महीना चल रहा था, इसीलिए उसने कहा, सोनालिका, मेरी सहेलियां आने वाली हैं, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी, तुम घर में रहकर आज मेरी सहेलियों के लिए खाना और नाश्ता की व्यवस्था करो। सोनालिका ने वैसे भी सोचा कि कौन सा भाभी घर का काम करती है जो आज सहेलियों के आने पर नहीं करेगी। उसने हाँ कर दिया और उनकी सहेलियों के लिए अच्छा नाश्ता, अच्छा खाना सब कुछ बनाया। उसने सबको खाना परोस कर खिलाया। फिर वह अपने कमरे में आ गई और वह सारी सहेलियां प्रवीता के कमरे में बैठकर बातें करने लगी। प्रवीता सारी बात बताने लगी कि यह मेरी ननद है जो खाना बनाकर परोस कर खिलाई है। अरे ननद कम,
यह तो मेरी एटीएम है। जब चाहो जब मैं इससे पैसे निकालती रहती हूँ। 70,000 रुपए महीने कमाती है। सारी सहेलियां ताली देकर हंसने लगी। अरे वाह प्रविता, तू तो बड़ी दिमागदार निकली। अपनी ननद से सारा काम भी करवा लेती है, उसके कमाए हुए पैसे भी ऐंठ लेती है। तो प्रविता ने कहा, सिट यार, अब तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तो इसकी शादी भी होने वाली है। यदि यह एक बार ससुराल चली गई तो फिर मुझे पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोचा है कि इसकी शादी मैं उजड़वा कर रहूंगी। मैं किसी तरह से इसके ससुराल वालों का नंबर ढूंढ रही हूँ। एक बार नंबर मिल जाए तो मैं उनसे बता देती। ऐसी बुराई करूंगी इसकी कि कोई लड़का इससे शादी ही नहीं करेगा। प्रविता अपनी सहेलियों से बात कर करके हंस रही थी। इधर सोनालिका ने सोचा कि सभी सहेलियों ने नाश्ता तो कर लिया होगा, तो मैं जाकर नाश्ते का बर्तन उठाकर और साफ कर दूं। इसके बाद मैं फ्री हो जाऊं। तो जैसे ही भाभी के कमरे तक पहुंची, भाभी की बातें साफ साफ सोनालिका को सुनाई दे रही थी। वह वहीं खड़ी होकर सुनने लगी और उसके पैरों तले जमीन सरक गए। क्या मेरी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, जिसे आज तक मैं अपनी मेहनत की कमाई देती रही, जिसके लिए मैं घर के सारे काम करती रही, वह मेरे बारे में इतना बुरा सोचती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कि उसके कमरे में जाने से पहले वापिस चली आई। माँ को उनका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई और माँ से सारी बात बता बता कर रोने लगी। माँ, तुम ठीक ही कहती हो कि प्रविता के चक्कर में मत पड़ो। वह बड़ी लालची औरत है। आज उसकी सारी सच्चाई का पता चल गया। माँ ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर। तू किसी का बुरा नहीं की है तो तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। अब बात समझ में आई ना। अब तुम उसे कभी 1 रुपए मत देना। यह कहकर सोनालिका की माँ ने सारी बात सोनालिका के पिताजी से बता दी। उन्हें अब चिंता सताने लगी थी कि कहीं राजीव शादी से मना ना कर दे। बहू पता नहीं क्या क्या बातें कह देगी। लेकिन सोनालिका ने कहा, पापा आप चिंता मत करो, कभी कभार मेरी राजीव से बातें हो जाया करती है। सोनालिका ने राजीव से बात किया कि मेरी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मेरी भाभी और भैया चाहते हैं कि मेरी कहीं भी शादी ना हो, ताकि मैं कमा कर जितने पैसे लाऊं उन लोगों की जरूरतें पूरी हो। देख लेना, वह लोग कहीं न कहीं से नंबर ढूंढ कर तुम्हारे घर वालों से या तुमसे मेरी बुराई जरूर करेंगे। अब आगे तुमको सोचना है कि तुम क्या करोगे। राजीव ने कहा, सोनालिका मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ और मैं तुम्हें एक तरफा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। सोनालिका, चाहे तुम्हारी भाभी या उसके सारे मायके वाले लग जाएं, लेकिन मैं शादी करने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम इस बात से निश्चिंत रहो। अपने माता पिता को भी समझा दो कि वह चिंता ना करें। सोनालिका ने अपने पापा कमलेश जी को समझा दिया कि मेरी बात राजीव से हो गई है। इधर इन सब बातों से अनजान प्रविता अपनी ननद सोनालिका से जब बच्चे का जन्म होने का टाइम आया तो पैसे मांगने लगी। सोनालिका, अब हॉस्पिटल किसी दिन मैं जा सकती हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाथ में रहेंगे तो डॉक्टर को दूंगी। कब क्या किस चीज की जरूरत पड़ जाए कहाँ नहीं जा सकता। सोनालिका ने कहा, अरे भाभी, माँ ने सारा अकाउंट के पैसे अपने नाम पर करवा लिए हैं। माँ को शादी ब्याह के लिए कुछ खर्च जो करने थे। यदि ज्यादा ही जरूरत हो तो मैं माँ से मांगकर बात करती हूँ। इधर प्रविता जब माँ का नाम सुनी तो डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं रहने दो, किसी तरह से व्यवस्था हो जाएगी। सोनालिका ने कहा, भाभी चिंता क्यों करती हो। तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए घर में 3-4 लोग हैं, सब कर लेंगे। तुम चिंता मत करो। अब सोनालिका की भाभी प्रज्ञा का डिलीवरी भी हो गया। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के घर में आते ही सब लोग बड़े प्रसन्न थे, खूब ध्यान रखते थे प्रज्ञा का। धीरे धीरे 2-3 महीना बीत गया। अब सोनालिका की शादी की तैयारी होने लगी थी। तो फिर से एक दिन प्रविता ने कहा
सोनालिका, तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मुझे तुम्हारी भतीजी के लिए कुछ कपड़े और कुछ जेवर भी लेने हैं। उसको एक सुंदर सी पायल लाकर दूंगी। मुझे तुम 50,000 रुपए दे दो। लेकिन यह सुनकर तो सोनालिका ने कहा, भाभी, अभी भी मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है। सारे पैसे माँ ने ले लिया है। और इसकी चिंता मत करो, भतीजी के लिए मैं पायल लाकर दूंगी, उसे कपड़े भी लाकर दूंगी। और सोनालिका ने किया भी, अपनी भतीजी को पायल लाकर दिया, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लाकर दिया। लेकिन वह भाभी के हाथों में पैसे देने से मना कर दी। अब सोनालिका की एक दिन सगाई का भी डेट आ गया। बड़ी धूमधाम से उसकी सगाई हो गई। सगाई के 15 दिनों के बाद उसकी शादी की भी डेट आई और फिर सोनालिका की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई। इधर जितनी अच्छी तरह से सोनालिका सज धज कर तैयार होती रही, उतना ही प्रवीता का दिल जलता रहा। वह तो चाहती थी कि शादी ना हो, बारात द्वार से लौट जाए। वह कई बार राजीव से मिलना चाही कि वह उससे सोनालिका की बुराई करे, लेकिन राजीव को पहले से ही पता था, तो वह प्रवीता के पास अकेले में बात करने नहीं आया। जबकि प्रवीता दूल्हे से बात करने का मौका ढूंढती रह गई। उसने सोचा, स्टेज पर कोई नहीं होगा तो स्टेज पर ही उसके कानों में जाकर बात कर लूंगी। लेकिन जब वह स्टेज पर गई तो उस समय पर भी राजीव इधर उधर देखता रहा और उसे नजदीक आने का मौका ही नहीं दिया। इस तरह से प्रवीता की मन की बात मन में ही रह गई। वह सोनालिका के बारे में कुछ नहीं कह पाई। वैसे उसके घर वालों को भी सब कुछ पता हो गया था। राजीव ने सारी बात अपने घर वालों को समझा दिया था कि यदि सोनालिका के भाई या उसके भाभी कोई भी गलत बात सोनालिका के बारे में बोलते हैं तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। सारी बात समझाया था कि वह लोग नहीं चाहते कि सोनालिका की शादी कहीं भी हो। इसीलिए किसी ने मौका ही नहीं दिया प्रवीता की बात सुनने का। अब सोनालिका की शादी हो गई। विदाई के समय में वह अपनी माँ से गले लगकर खूब फूट फूट कर रोई। वहीं अपने पापा के पास रोते हुए कहने लगी, पापा, मैं तो अब जा रही हूँ। हर बेटी को जाना ही होता है। भगवान करे आपके जैसे माता पिता हर बेटी को मिले। आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है। लेकिन पापा, मेरे जाने के बाद आप माँ का ध्यान रखना। मुझे पता है भैया और भाभी माँ से जरा भी प्यार नहीं करते। वह माँ का ध्यान नहीं रखेंगे। इसीलिए अब माँ की जिम्मेदारी एक अकेले आपके ऊपर है। पापा, मेरी भी याद ले रख करते रहना और मुझे फोन करके माँ की खबर देते रहना। यह कहकर सोनालिका अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। वहीं कमलेश जी समझाते रहे, बेटी, तू अपने पैरों पर खड़ी है। तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। फिर भी यदि तुझे कभी कोई तकलीफ हो ससुराल में तो तू मुझे बेशक याद करना और बताना। लेकिन बेटी, तू पढ़ी लिखी है और समझदार है। अपने ससुराल में अपनी पढ़ाई और नौकरी का फायदा कभी मत उठाना। अपने सास ससुर से नरमी से बात करना और सबका खूब ध्यान रखना। जितना तुम्हें समय मिलेगा ससुराल में काम करने की कोशिश करना। अपनी बेटी को अच्छी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए कमलेश जी। कमलेश जी ने अपनी बेटी की विदाई नम आंखों से कर दिया। इधर सोनालिका जब अपने ससुराल आई, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। पहले से ही उसके यहाँ नौकर चाकर थे। उसे घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पति राजीव भी अच्छा कमाता था। वह पैसे की लालच में सोनालिका से शादी नहीं किया था। वह तो सोनालिका को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। सोनालिका जो भी कमाती थी अपने अकाउंट में ही पैसे रहने देती थी। कभी उसके पति ने उसके पैसे के बारे में नहीं पूछा। यहाँ तक कि वह हमेशा फोन करके अपने माता पिता से कहती थी कि आप लोगों को यदि पैसे की जरूरत है, कुछ चाहिए तो आप लोग ले लेना। यहाँ किसी को मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। पिता ने कहा, बेटी, बेटी का पैसा हम नहीं लेंगे। हाँ, जब तक हमारा हाथ पैर चल रहा है तो हम खुद कमा कर खाएंगे
और अपना गुजारा कर लेंगे। आगे का भगवान जाने क्या जीवन में लिखा है। बस अपने घर में सोनालिका सुखी। समय गुजरता गया। कुछ समय के बाद एक दिन सोनालिका के पति कमलेश जी ने कहा, मुझे वृद्धा आश्रम में जाना है। वहां पर कुछ बीमार लोगों की दवाइयों के लिए बुलाया गया है। मैं वृद्धा आश्रम में वृद्धों की फ्री में सेवा करता हूँ। उनको फ्री में दवाइयाँ लेकर जाता हूँ। सोनालिका ने आज कहा, राजीव, मुझे भी आपके साथ वृद्धा आश्रम चलना है। मैं भी कुछ अपने कमाए हुए पैसों में से वृद्धा आश्रम में अपने हाथों से दान करना चाहती हूँ। राजीव को यह बात बहुत अच्छी लगी। सोनालिका ने 3 लाख रुपए निकाला और वहां पर चल दी। जब दोनों पति पत्नी वृद्धा आश्रम पहुंचे तो राजीव कुछ बीमार वृद्धों की दवाइयां कर रहा था। तभी उनमें से एक औरत का चेहरा जाना पहचाना लगा, क्योंकि राजीव ने अपनी सास को सिर्फ शादी के समय एक बार ही देखा था, जिससे वह अच्छी तरह से पहचान नहीं पाया। फिर भी वह बार बार उन्हें पहचानने की कोशिश करता। अब तक उसने सोनालिका को आवाज दिया, सोनालिका, जरा इधर तो आओ, देखो इन माँ जी को। ऐसा लग रहा है कि इन्हें मैंने कहीं देखा है। इन्हें देखकर मेरा दिल क्यों ऐसा कांप रहा है। सोनालिका जब नजदीक गई और उनका चेहरा देखी तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, तुम वृद्धा आश्रम में? ये कब हुआ? माँ, तुम वृद्धा आश्रम कब आई? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें वृद्धा आश्रम में आना पड़ा? सोनालिका की बात सुनकर सोनालिका की माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, तेरे आने के बाद साल भर तो घर में किसी तरह से छोटे मोटे झगड़े को सहन करते हुए दिन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तेरी भाभी और तेरे भाई ने हमें खाना पीना देना बंद कर दिया। तेरे पापा भी इसी वृद्धा आश्रम में हैं। अभी वह बाहर निकल गए हैं। पापा भी हैं। यह सुनकर तो और भी सोनालिका चौंक गई। फिर माँ ने बताया, हम दोनों अब कमाने के लायक नहीं थे। कमलेश जो भी कमा कर लाता तो कहता, जितने दिन तक तो तुम लोग कमाते रहे तो सारा खर्च अपनी बेटी पर उड़ाए, और आज बूढ़े हो गए तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हो। जाओ, खुद कमाओ और खाओ। कई दिनों तक हम भूखे घर में तड़पते रहे। फिर एक दिन हम दोनों पति पत्नी ने निर्णय कर लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसीलिए हम दोनों ही वृद्धा आश्रम आ गए। सोनालिका ने कहा, मम्मी, एक बार अपनी बेटी से बात करना उचित नहीं समझा? जब भी फोन करती तो आप यही बताती कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अब मुझे कैसे पता चले कि आप वृद्धा आश्रम में रहकर बात कर रही हो या घर पर? माँ, आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है कि मैं आप दोनों को बैठाकर खिला सकती थी। फिर भी आप लोगों ने मुझे जरा सा भी भनक नहीं लगने दी कि आप लोग वृद्धा आश्रम में हो, घर में कई कई दिनों से भूखे पड़ रहे हो। सोनालिका अपनी माँ और पिता की हालत देखकर रोने लगी। तभी पिता भी आ गए और बेटी को वहां माँ के साथ रोता हुआ देख घबरा सा गए। अरे, सोनालिका को कैसे पता चल गया कि हम लोग वृद्धा आश्रम में है? वह भी आए और कहने लगे, बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? सोनालिका ने कहा, पापा, मैंने आपसे कितना कुछ नहीं कहा था कि यदि कोई बात हुई तो आप मुझे जरूर बताना। आपने अपनी बेटी से बात छुपाकर बहुत गलत किया। जब आपने पढ़ाने और आज शिक्षा देने में, नौकरी दिलाने में, परवरिश में बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझा, तो फिर आज अपना तकलीफ बताने में क्यों फर्क समझ लिए? आज कमलेश जी कहने लगे, बेटी, मैं नहीं चाहता था कि तुझे कुछ बताऊं। तू अपने ससुराल में परेशान हो और हम लोगों की बातों से दुखी हो। मेरा तो मन चाहता था कि तू अपने ससुराल में हमेशा सुखी रहे। तुझे पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया। सोनालिका ने सब बताया कि मैं कैसे कैसे वृद्धा आश्रम आई हूँ। फिर अपने पति राजीव से कहा कि राजीव जी, दोनों मम्मी पापा को हम यहाँ से ले जाएंगे। राजीव ने कहा, हाँ बिल्कुल सोनालिका, यह कोई पूछने की बात है। हम दोनों ने देखा कि मम्मी पापा वृद्धा आश्रम में हैं, तो उन्हें हम छोड़कर जाएंगे। आखिर हमारे पास कमी किस चीज की है? फिर
सोनालिका और राजीव दोनों मम्मी पापा को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए। उनका घर इतना बड़ा था, इतने बड़े फार्म हाउस में रह रहे थे। कई काम करने वाले नौकर चाकर तो खुद ही कई कमरों में अकेले अकेले रह रहे थे। अब सोनालिका ने अपने मम्मी और पापा के लिए एक अलग सा बड़ा सा कमरा तैयार करवा दिया और उनको उसमें रहने के लिए दे दिया। उन दोनों की व्यवस्था, उनके खाने पीने रहन सहन की सारी व्यवस्था कर दिया और कहा, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक नौकरानी है और हर वक्त वह आप लोगों के लिए काम करेगी। जब चाहे जब आप जो चाहे जो बनवा कर खा सकते हैं, जब चाहे आराम कर सकते हैं। आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कमलेश जी और उनकी पत्नी का जीवन भी अब अच्छे से गुजरने लगा था। इधर सोनालिका अपने फर्ज से पीछे नहीं हटी थी। अपने सास ससुर और घर वालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सोनालिका ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखाया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।